और आज हम लोगों का ये एथिक्स का वीडियो नंबर तीसरा है, ठीक है, जिसमें हम लोग एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हमारा तीसरा वीडियो सीरीज है इसमें, ठीक है। आज हम लोग जो है क्या क्या करने वाले हैं, तो एथिक्स जो इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे। इंडिया में हम लोग महाभारत हो गया, रामायण हो गया, सोसाइटीज़ में अलग अलग जगह से हम लोग एथिकल वैल्यूज़ को लेंगे, सीखेंगे कहाँ से हम लोग कौन कौन से चीज़ को सीख सकते हैं, उन सारे चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो बाकी के पीछे के 2 वीडियोस आ चुके हैं, ये अपना तीसरा वीडियो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसेंस, डिटर्मिनेंट एंड कंसीक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, और उसके डायमेंशन को हम लोग देखने वाले हैं आज। एथिक्स इन इंडिया। अब हम लोग एथिक कहाँ कहाँ इंडिया में देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग एथिकल वैल्यूज़ को कहाँ देख सकते हैं और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास एथिकल वैल्यूज़ हैं। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से कोड और डायरेक्टिव से और वैल्यू से भरा हुआ है, ओके, जो कि हमें उन सारे कोड्स को, वैल्यूज़ को सोसाइटी भी फॉलो करता है और हम सब भी फॉलो करते हैं, ठीक है, ओके। जिसमें से हमारे पास देखने के लिए मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी, समानता का वैल्यू, मतलब समानता वाला वैल्यू, ठीक है, कि हम सब एक बराबर हैं, ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। जस्टिस के बारे में है, ठीक है, ओके। फेयरनेस के बारे में, निष्पक्षता रूप से कोई भी काम कर रहे हैं, किसी के भी हम लोगों को डिसीजन लेना है, किसी के लिए भी फेयरनेस के साथ हम लोग डिसीजन लेते हैं, ठीक है। रूल ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए मिलता है, ओके। उसके बाद हम लोग जो है साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी जैसा कोई चीज़ है, कंसेप्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी हम कब कहेंगे, तो हम ऐसा एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ओके। ये अपना लिबर्टी, ये अपना इक्वलिटी और ये अपना फ्रेटर्निटी, और ये जो बीच वाला है ना, ओके, इसे ही हम कह सकते हैं यहाँ बीच वाले को कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, ऐसा है सिंपल समझने के लिए, ठीक है, ओके। इस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। तो ये सारे वैल्यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। एथिक्स हम लोग सीख रहे हैं ना, तो एथिक्स में तो राइट रॉन्ग यही चीज़ें हैं, और कौन सी चीज़ें अच्छी करनी होती हैं, कौन सी चीज़ें जो हम लोग करेंगे तो उससे समाज का कल्याण होगा, बाकी लोगों का कल्याण होगा, ये सारे चीज़ होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने देख लिया कि भाई इक्वालिटी वाला कंसेप्ट है, जस्टिस का है, फेयरनेस का है, रूल ऑफ लॉ का है, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का होता है, ओके ओके। अब दूसरा जो है, हम लोग एथिकल कंडक्ट या एथिकल कुछ वैल्यूज़ को ले सकते हैं, कहाँ से, महाभारत से। महाभारत जो हमारा एक एपिक है, एपिक, ठीक है, भगवत गीता से। भगवत गीता में हम लोग लास्ट वीडियो में ये आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान ना समाचरे जैसा कंसेप्ट को दिए थे, ओके। कंसेप्ट मतलब वहाँ पर हम लोग बात किए थे कि वैसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है जैसा हम नहीं चाहते कि मेरे साथ कोई करे, ठीक है, वैसा काम हमें दूसरों के साथ नहीं करना है। we should not do anything which is deviation from our intrinsic human स्वभाव। हमें वो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो उसमें हमारा स्वभाव ही नहीं है, मतलब हमारा वैसा करने का कभी सोचा ही नहीं है, या हम कभी भूल करके भी वैसा काम नहीं कर सकते हैं, वैसी चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए, ओके। इंट्रिंसिक ह्यूमननेस मतलब स्वभाव हम सबका है, किसी के साथ अच्छा, कोई देखेगा कि बहुत सारा हमेशा वो गुस्सा में ही बात करता है किसी से, वो अच्छे से नहीं बात करता है, हमेशा हाई टोन में बात करता है। कोई देखोगा कि बहुत नॉर्मली बात करता है लोगों से, उसमें एम्पैथी देखने के लिए मिलता है, सिंपैथी देखने के लिए मिलता है, उस तरीके से बात करता है। तो हमें इंट्रिंसिक स्वभाव के साथ ही रहना चाहिए, और हमारा जो स्वभाव है उसी के साथ ही आगे लोगों से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमारे लोक संग्रह, भगवद गीता में एक टर्म आया लोक संग्रह। लोक संग्रह कहने का मतलब होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों का कल्याण किसी भी रूप में, ओके। फिर सेल्फलेस एक्शन। सेल्फलेस एक्शन मतलब जिसको हम लोग निष्काम कर्म कह सकते हैं, निष्काम कर्म। कोविड के टाइम में, कोविड जो वर्कर थे, जो मेडिकल स्टाफ्स थे, डॉक्टर्स थे, वो लोग कितना सेवा कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त तो पूरा इंडिया, पूरा दुनिया ही परेशान था, इंडिया में ज़्यादा लोग परेशान थे। उस वक्त जो मेडिकल वर्कर्स थे वो लोग अच्छे से काम कर रहे थे, वो लोग बहुत, देखो बड़े लेवल पे बात मत करो कि कुछ लोग उस वक्त भी धंधा बना लिए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का धंधली कर रहे थे, वैसे नहीं, लेकिन बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो सेल्फलेस हेल्प किए जा रहे थे लोगों का, ओके। उसके बाद सेल्फलेस एक्शन का हम लोग और दूसरा नाम भी क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट प्रिंसिपल के नाम से जान सकते हैं। डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट मतलब कि कोई भी काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वहाँ पर ही हम लोग अपना कोई पर्सनल गेन नहीं देख रहे होते हैं, हम लोग दूसरों का देख रहे होते हैं, दूसरों के भला के लिए हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक, ओके। डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट विदाउट कंसिडरेशन ऑफ
पर्सनल कंसिक्वेंस। परफेक्शन इज एम, सर्व लॉन्ग टर्म। ठीक है, उस वक्त परफेक्शन ही हमें लगता है कि हमें जो काम मिला है उस काम को ही करना हमारा धर्म है, वही हमारा निष्काम कर्म है और उसी को ही करना चाहिए। सर्व लॉन्ग टर्म गुड, हमें हमारा उस वक्त एक ही एम होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अच्छा करें लोगों का। ओके ओके। सकाम कर्म, सकाम कर्म क्या होता है? इसका एक ही मतलब होता है कि सक्सेस इज एम। हमने एम क्या बना रखा है कि किसी भी तरीके से सक्सेस पाना है, जो भी फील्ड में हो, जो भी कर रहे हो, उसमें सिर्फ तुमको महारत हासिल करना है। ओके, ये होता है सकाम कर्म। 3 इडियट मूवी में भी डायलॉग बोलता है ना कि मार्क्स के पीछे मत भागो, है ना, सीखने के पीछे भागो। और वो सीखना इंसान कहीं से भी सीख सकता है। ठीक है, बहुत सारे क्लास चल रहे होते हैं ना, बोलता है ना कहीं भी कोई भी क्लास में जाकर के कि क्या नहीं लेना है ना, कहीं से भी ले सकते हो। ओके। उसके बाद शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म पेन, मतलब हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि अभी तो हमें तो बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, कोई काम किए हैं, हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उस काम से, मॉनेटरी, फिजिकली, हर एक तरीके से हमको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय में जाकर के देखने के लिए मिलेगा। तो वैसा काम नहीं करना चाहिए कि हमें जो आज हमें खुशी दे, एक छोटा सा काम हमको आज खुशी दे रहा हो बहुत ज़्यादा, और कल जाकर के वही काम हमको दुख पहुँचा रहा हो, तो वैसे काम नहीं करना चाहिए। लोकहित, लोकहित, लोक का मतलब लोग, जन लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग, हित मतलब कि कल्याण। राइटफुल एक्शन विच बेनिफिट अदर, लोकहित कहने का मतलब है ऐसा काम करना जो दूसरों को बेनिफिट करे, दूसरों को फायदा पहुंचाए, अपने को नहीं। वैल्यूज बिहेवियर, अब देखो तुम्हारे पास, तुम किस तरीके के बिहेवियर रखते हो, तुम किस तरीके के वैल्यू रखते हो अपने पास, उसी अकॉर्डिंगली तुम काम भी करोगे। तुम्हारे पास जिस तरीके का वैल्यू होगा उसी तरीके के तुम आचरण भी रखोगे। पॉजिटिव वैल्यू तुम्हारे पास होगा, तुम्हारा बिहेवियर पॉजिटिव होगा, लोगों से अच्छे से बात करोगे, गाली गलौज नहीं करोगे, उनको आदर करोगे, रिस्पेक्ट करोगे ना, दूसरों का कल्याण करोगे। नेगेटिव वैल्यू होगा गुस्सा, लस्ट, ग्रीड, ठीक है, एंगर, ये सारे कुछ जो होंगे, तो इसी के साथ तुम्हारा जो बिहेवियर में भी जो झलकेगा वो नेगेटिव ही दिखेगा, क्योंकि हमारा जो थॉट होता है, ठीक है, हमारे जो एक्शंस होते हैं और जो थॉट होता है, इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होता है। हमारा थॉट जिस तरीके से चल रहा होता है, हम एक्शन भी उसी तरीके से कर रहे होते हैं। इसलिए बोल रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू होगा, हमारे थॉट्स पॉजिटिव होंगे तो हमारा बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा। अगर हमारे नेगेटिव थॉट्स होंगे, हमारे विचार नेगेटिव होंगे, हमारे दिमाग में हमेशा गलत चल रहा होगा, तो हमारा बिहेवियर में भी वो नेगेटिविटी ही देखने के लिए मिलेगा। ओके, लोकहित हो गया। अब महाभारत और भगवद गीता, ठीक है, यहाँ से कुछ कैरेक्टर्स हैं अपने पास निकल करके आते हैं। उन कैरेक्टर से हम लोग एथिक्स के कौन से वैल्यूज़ को हम लोग सीख सकते हैं, देखते हैं। कृष्ण भगवान, कृष्ण क्या कहते हैं? लव लिबरेट यू एंड अटैचमेंट बैंड यू। इनसे इनके 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 लाइफ को देख करके हम लोग यह समझ सकते हैं कि प्रेम क्या है। प्रेम ऐसा है कि तुम्हें वो बंधन से मुक्त कर देगा। वो अगर तुम किसी से प्रेम कर रहे हो, तुम्हारे किसी से भी, माता पिता या जिससे भी कर रहे हो, वो लोग तुम्हारे कल्याण में भागीदारी बनेंगे, तुम्हारे लिए सपोर्ट करेंगे, तुम्हारा एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि लव लिबरेट यू, तुम्हें मोक्ष की ओर लेकर के जाएगा, तुम्हें तरक्की करवाएगा तुम्हारे से। लेकिन ये क्या बोलता है? अटैचमेंट बाइंड यू। जहाँ प्यार नहीं होता है, सिर्फ एक अटैचमेंट होता है, किसी भी तरीके से तुम्हारा अटैचमेंट हो चुका है उसके साथ, तो वो तुम्हें बांध करके रखेगा, तुम्हें वो खुला नहीं छोड़ेगा। तुम्हें खुला नहीं छोड़ेगा इन सेंस में, तुम्हें वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, तुम्हारे वो तरक्की में काम नहीं करेगा, तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा जो एम है, उसमें वो काम नहीं करेगा। वो अटैचमेंट होता है। लव होता तो तुम्हारे हित में देखता, बोले ना लोकहित, वेलफेयर ऑफ द अदर्स, ठीक है, बेनिफिट हो जो दूसरे को हो, तो वो चीज़ देखना होता है। तो लव होता तो लव लिबरेट यू। कृष्णा पांडव से प्यार किए, बाकियों से किए, इन लोगों को देखो कितना अच्छा इन लोगों को गाइड किए। जब महाभारत हुआ, कितना अच्छे तरीके से गाइड किए, लिबरेट करवा दिया। अटैचमेंट बैंड यू, किसी भी चीज़ से, मॉनेटरी हो चुका है, फिजिकली किसी, दुर्योधन को अटैचमेंट था पूरे संपत्ति से, पूरे सार से, पूरा किंगडम से, उसको अटैचमेंट था, बाइंड करके रखा, लालच में पड़ा रहा। ओके, कृष्णा से ये भी हम सीख सकते हैं, लॉयल्टी शुड बी ड्रिवन बाय राइट एंड लीगैलिटी। किसी के प्रति तुम लॉयल हो तो वो लॉयल्टी जो होगा वो इस बेसिस पे होना चाहिए कि हम एक सही काम कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं। हालांकि कृष्णा का हर एक, आगे चल कर देखेंगे कि अगर हर एक एक्शन को उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे तो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखेंगे कि एथिकली गलत होंगे। लीगैलिटी की बात कर रहे हैं,
लेकिन अगर राइट्स की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं, सही और गलत की बात कर रहे हैं, तब वो लीगली गलत होते हुए भी एथिकली सही होंगे। कल का वीडियो में हम लोग लास्ट वीडियो में ये बात किए थे ना कि इलीगल में भी एथिकल, इलीगल में भी एथिकल। तो कृष्णा का हर एक एक्शन जो है वो बहुत जगह पर इन लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि ये इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एथिकली वो चीज़ें सही थी, इसलिए उन्होंने काम किया वो। ओके, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। भीष्म पितामह से हम क्या सीख सकते हैं कि लॉयल्टी टू वंस वर्ड एंड किंग। लॉयल्टी जिसमें से मतलब अगर तुमने शब्द दिए हैं किसी को, कोई शब्द बोले हैं किसी के लिए, तो उसका मान रखना है, उससे पीछे नहीं हटना है। ये है लॉयल्टी टुवर्ड्स द किंग और वन। अभी इन्होंने अपने किंग मतलब कि अपने जो भी उनके हायरार्की में ऊपर थे राजा थे, उनके शायद अपने फादर को ही वो प्रतिज्ञा दिए थे ना कि इस सिंहासन पे जो कोई भी बैठेगा आजीवन, आजीवन जब तक उनका जीवन है तब तक इस सिंहासन का रक्षा करना, पूरे भारतवर्ष का रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा ड्यूटी है, उन्होंने कहा था। और ये भीष्म प्रतिज्ञा था भाई, उन्होंने जैसे कि रिनाउंस हिज क्लेम टू द थ्रोन, और वो कभी गद्दी पर नहीं बैठेंगे, उन्होंने कहा था, ये प्रतिज्ञा किया था कि गद्दी पर हम नहीं बैठेंगे, लेकिन जो भी इस गद्दी पर बैठेगा उसका रक्षा करना मेरा परम धर्म होगा। और वो बाल ब्रह्म मतलब कि पूरा जीवन भर ब्रह्मचर्य का फॉलो करेंगे, उन्होंने भी ये प्रतिज्ञा की। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो वर्ड्स हमने बोले हैं उसको फॉलो करना है भाई किसी भी अदालत में। द्रोणाचार्य से हम लोग क्या सीख सकते हैं? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। भले ही कैसे भी उन्होंने अपना जो है डिस्क्लोज कर दिया था ना कि कैसे लोग उसे मार सकते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा जब युद्ध हुआ महाभारत का उस वक्त उठा लिया लोगों ने इसका फ़ायदा। तो द्रोणाचार्य ने डिस्क्लोज किया था ट्रांसपेरेंसी कि लोग मुझे कैसे मार सकते हैं। उनका ये कहना था कि जब तक मेरे हाथ में तलवार रहेगा, जब तक मेरे हाथ में शस्त्र रहेंगे, कोई मुझे नहीं मार सकता, कोई मुझे हरा नहीं सकता है। सबको ये बात पता था, उन्होंने छल कर दिया। वो छल वाला कहानी आगे देखेंगे कि इनका बेटा अश्वत्थामा था, एक हाथी भी अश्वत्थामा था। अब इनको ये गलत न्यूज़ बताया गया कि जाकर के ये बताओ द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा मारा गया। अब कृष्णा कितने तरीके से माइंड गेम ये खेल रहे हैं वो देखो। इनको जाकर के न्यूज़ बताने बोलते हैं कि बताओ उनको कि अश्वत्थामा मारा गया, इनका बेटा, लेकिन एक्चुअली में मरा होता है हाथी, क्योंकि हाथी भी अश्वत्थामा एक नाम का था और उसका बेटा भी। अब इनको भरोसा सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान पे पूरे इस महाभारत में था, वो था युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर के हम लोग वैल्यूज़ को आगे देखेंगे कि युधिष्ठिर जो है उनको हम लोग देख सकते हैं ऑनेस्ट मैन के तरीके से, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो उनसे हम एक कैरेक्टर वैल्यूज़ ले सकते हैं कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो द्रोणाचार्य उन पर भरोसा करते थे और उन पे की विश्वास था कि कोई भी झूठ बोल देगा, ये इंसान झूठ नहीं बोलेगा। अब जब महाभारत हो रहा था, ये इंसान के पास पूछने के लिए द्रोणाचार्य गए, क्या अश्वत्थामा मारा गया? अब ये इंसान जो युधिष्ठिर थे वो कह दिए हाँ अश्वत्थामा मारा गया, परंतु अब जैसे ही परंतु बोले, पीछे से कृष्ण सारे कोई ऐसा गेम, ऐसा पाठ पढ़ा करके रखे थे कि जैसे ही सिर्फ इतना ही उनको द्रोणाचार्य को सुनाई देना चाहिए कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। परंतु के बाद तुम सब क्या करना, पीछे से शंख बजा देना, इंक्रीज कर देना नॉइस, ताकि वो बाकी चीज ना सुन पाए कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अश्वत्थामा हाथी मारा गया। ये चीज कृष्णा का ये दिमाग था, सारे को उजागर करके रख दिए। अब जैसे ही इनको ये पता चला द्रोणाचार्य को कि भाई युधिष्ठिर तो झूठ नहीं बोलेगा, युधिष्ठिर बोल दिया कि हाँ अश्वत्थामा मार गया। अब ये थे अपने बेटे के शोक में पूरी तरीके से ये हो गया। अब ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं लड़ाई पे, अब इनके हाथ में शस्त्र नहीं है, तलवार नहीं है, तो फिर पीछे से इनकी गर्दन को उड़ा दिया गया। तो ये चीज़ें थे। तो द्रोणाचार्य से हम लोग ट्रांसपेरेंसी सीख सकते हैं कि कैसे कोई हमें मार सकता है, इसकी जानकारी हम पहले से ही दे रखे हैं। ठीक है, ओके। कर्ण से हम लोग कौन से वैल्यू सीख सकते हैं? लॉयल्टी टू हिज फ्रेंड, लॉयल्टी टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड, मेरा दोस्त गलत ही क्यों ना हो लेकिन उसके प्रति हम लॉयल रहेंगे। ये दुर्योधन और कर्ण की कहानी, कर्ण जानता था कि ये इंसान गलत कर रहा है, फिर भी चूंकि वचन दिया था वो वचनबद्ध था, तो दोस्त के साथ रहा। ओके, फिर अर्जुन से हम क्या सीख सकते हैं? अर्जुन से हम सीख सकते हैं ड्यूटी, कर्म करते जाओ, राइटियसनेस, फॉर्टिट्यूड और सेल्फलेस एक्शन। सेल्फलेस एक्शन अभी पीछे हम बात कर चुके हैं उस पर। राइटियसनेस मतलब कि हमें हमेशा सही दिशा में, सही रास्ते पर ही चलना चाहिए, कभी भी गलत नहीं करना चाहिए किसी के साथ, तो ये राइटियसनेस के साथ आगे बढ़ते हैं। फॉर्टिट्यूड, धैर्य रखना होना चाहिए।
धैर्य रखना होना चाहिए। एक लंबा समय लग सकता है कोई भी चीज़ को पाने के लिए, कोई भी चीज़ को एक अच्छा चीज़ बनाने के लिए। इन लोगों ने भी वनवास काटा एक लंबे समय तक। हम लोग भी, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, कभी कोई प्रीलिम्स कहीं स्टेज पे फेल हो गया, फिर से 1 साल 2 साल लगा, फिर मेंस तक गया, फिर यहाँ फेल हो गया, फिर से प्रीलिम्स पे, फिर से इंटरव्यू तक पहुंचा, फिर यहाँ फेल हो गया, फिर से प्रीलिम्स पे। इस तरीके से धैर्य धैर्य रखना। तो हम लोग आम जीवन में भी धैर्य रख सकते हैं। अर्जुन से ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। कृष्णा को फिर से यहाँ पर कि इमोशनल इंटेलिजेंस थे भाई, इनका इस्तेमाल हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस में कर सकते हैं। बड़े छलिया किस्म के इंसान थे। ओके, हर एक का दिमाग पढ़ लेते थे यार, कैसे किसी के साथ किसका कब किसको कौन से बात कैसे मनवाना है, ये बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, मनवा लेते थे। और युधिष्ठिर का हमने देखा, ठीक है, ये ऑनेस्टी है, इनसे हम ऑनेस्टी सीख सकते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते थे कभी। लेकिन अर्ध सत्य, इनका हम लोग एग्जाम्पल ये अर्ध सत्य के तौर पे, क्योंकि अर्ध सत्य बोला ना भाई, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन पूरा तो आपको तुरंत ही बताना चाहिए था ना, लेकिन चलो पीछे से गेम भी खेला गया था। तो अर्ध सत्य में हम लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनेस्टी वर्सेज इंटीग्रिटी का जहाँ क्वेश्चन होगा उस जगह पे। उसके बाद गवर्नेंस और लीडरशिप, एक अच्छा गवर्नेंस इन्होंने चलाया, लीडरशिप की क्वालिटी भी इनमें अच्छी थी। ओके, एग्जाम्पल महाभारत से ले सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी में सबसे पहले युधिष्ठिर का नाम एग्जाम्पल हम लोग दे चुके हैं। पार्शियल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं, पार्शियल ट्रूथ मैनिपुलेट टू कन्वे द मैसेज ऑफ अश्वत्थामास डेथ, ये कहानी हम लोग हो चुका है अभी। वैल्यूज, द्रोणाचार्य से हम लोग क्या सीख सकते हैं। द्रोणाचार्य ने अपने लोगों को, अपने बच्चों को ये सिखाया कि कैसे एक रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है फेस ऑफ टेम्पटेशन एंड कंट्रोलिंग द अर्ज टू एक्सप्लीट द अदर्स। कैसे बुरे से बुरे परिस्थिति में तुम जान रहे हो कि वो इंसान गलत कर रहा है, उसके बावजूद भी तुम अपने आप में कंट्रोल बना करके रखे हो और उसके अगेंस्ट में तुम काम नहीं कर रहे हो। तो फेस ऑफ टेम्पटेशन, उस समय भी तुम बहुत कुछ करने के लिए एकदम लाहलाहु हो, एकदम इच्छुक हो कि नहीं ये चीज़ें करनी भी चाहिए क्योंकि ये इंसान जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। उस वक्त भी तुम अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हो, इस वैल्यूज़ को सीख सकते हैं हम लोग। ट्रांसपेरेंसी, द्रोणाचार्य इनडायरेक्टली कैसे बता ही दिया था सीक्रेट अपना कि हमें कैसे तुम लोग मार सकते हो। रिस्पेक्टफुलनेस, आदर सम्मान, ये देखो कब सीख सकते हैं, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है, पूरे असेंबली में, पूरा असेंबली भरा पड़ा है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, उस वक्त कोई नहीं उठता है, लेकिन एक इंसान कृष्ण जो उनकी रक्षा करता है, जो ऐसा दिखता है ना कि उधर से साड़ी खींचे जा रहा है एक तरफ से भगवान कृष्ण का वो साड़ी जा रहा है उनकी रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो ये डिग्निटी के लिए, सम्मान के लिए वो काम किए, तो रिस्पेक्ट कर रहे थे। रिस्पेक्टफुलनेस कैरेक्टर देख सकते हैं हम लोग यहाँ से। एथिक्स का एग्जाम्पल महाभारत से। लीगैलिटी, लीगैलिटी के बाद वही बात जो अभी पहले कुछ देर पहले बात की है कि हर एक स्टेप, एवरी स्टेप टुक बाय द कृष्णा वर रॉन्ग इन सम और द अदर वे व्हेन केम टू द एथिक्स। एथिक्स पर आएंगे तो वो हर एक मामले में गलत ही होंगे, लीगैलिटी में, लीगली तौर पे भी इस तरीके से। लेकिन राइट क्या है, सही क्या है, वो उसको पकड़ करके वो चले ना। लीगल है नहीं, इलीगल है इलीगल है हमको नहीं मतलब है। बहुत सारा काम तो ये करवाया ना भाई महाभारत में, युद्ध के दरमियान में बहुत सारे ऐसे खेल खेले जो कि वो सही नहीं था लेकिन करवा दिया, तो राइट को फॉलो करा इन्होंने। कमिटमेंट, कमिटमेंट भीष्म पितामह से, भीष्म प्रतिज्ञा, थ्रोन आजीवन पूरी जिंदगी हम जो भी जिस सिंहासन पर बैठेगा उसकी रक्षा करेंगे, और बाल ब्रह्म मतलब कि जिंदगी भर ब्रह्मचारी का फॉलो करेंगे। और ये भी भीष्म पितामह का ये कि वो कभी भी फाइट नहीं करेंगे वैसे वॉरियर के साथ, शिखंडी उनको बोला था ना कि शिखंडी से हम कभी भी फाइट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका पर्सनल कमिटमेंट था। ओके, अब हमारे पास आता है रामायण। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ वैल्यूज़ देखा, एथिकल वैल्यूज़, फिर महाभारत के कुछ एथिकल वैल्यूज़ देखे। अब जो है हमारे पास है रामायण। रामायण से कौन कौन से एथिकल वैल्यूज़ हैं हमारे पास, वो डूइंग गुड टू अदर इज फॉर मेरिट एंड कॉजिंग पेन टू द अदर फॉर सिन। मतलब हमें कोई भी काम करना चाहिए, किसी को अच्छे के लिए करना चाहिए, और अगर हम उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं तो वो हम पाप कर रहे हैं। सीधी सी बात यही है। हेल्पिंग अदर जनरली सच एज अ मेरिटोरियस वाइल हार्मिंग अदर इज कंसिडर सिनफुल, रॉन्गफुल, मोरली। ठीक है, किसी का साथ हम अच्छा कर रहे हैं तो वो हमारे मेरिटोरियस में काउंट किया जाएगा कि हाँ हमने अच्छा काम करा है। लेकिन अगर किसी के साथ हम बुरा कर रहे हैं तो वो मॉरली गलत है, वो एक पाप है। उसके बाद दूसरा कोटेशन क्या है जो रामायण के वर्ष 16 में लिखा गया है, दुर्लभम ही सदा सुखम। मतलब दुर्लभम मतलब ये संस्कृत का टर्म है, उसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा इंग्लिश में सिर्फ लिख दिए हैं, दुर्लभम ही सदा सुखम। मतलब कि हमेशा जो है हम लोग नहीं हैप्पी रह सकते, खुश नहीं रह सकते। टू बी हैप्पी ऑलवेज समथिंग विच इज़ डिफिकल्ट टू अचीव। हर एक इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता है क्योंकि हर एक समय एक जैसा नहीं होगा, उसको कभी उतार चढ़ाव का ये फेस करना ही पड़ेगा। ओके, दैट इज टू से द हैप्पीनेस एंड द सॉरो अल्टरनेट इन वंस लाइफ एंड दैट कैन नॉट बी अनइंटरप्रेटेड हैप्पीनेस अलोन। उतार चढ़ाव लगा ही रहेगा, कभी उसकी ज़िंदगी में खुशी आ रहा है, कभी उसकी ज़िंदगी में गम आ रहा है, कभी ज़िंदगी में दुख आ रहा है। इस तरीके से ही ज़िंदगी चलती रहती है।
ऐसा नहीं होगा कभी भी कि ज़िंदगी भर कि उसमें कभी भी उसके हैप्पीनेस में कोई कमी ना आए, कोई दुखी ना आए, ज़िंदगी भर उसमें खुशी ही खुशी हो, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो दुर्लभम ही सदा सुखा, उतार चढ़ाव में भी तुम सुख देख रहे हो तो यही सही है भैया, बाकी बाकी तो मोह माया, बाकी चीज़ें ठीक नहीं है। और हम लोग कौन कौन से कैरेक्टर से, रामायण के कुछ कैरेक्टर से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। लॉर्ड राम, क्या था इनका कमिटमेंट था कि भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ठीक है, मतलब कमिटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दैन लाइफ। मेरी ज़िंदगी मैटर नहीं करती है, मेरे शब्द मैटर करते हैं। जो मैं कह देता हूँ उसको करना पड़ेगा, चाहे मेरी जान उसमें क्यों ना चली जाए। ये बात है, सीख सकते हैं। ड्यूटी, उसके बाद राइटियसनेस, ये चीज़ें भी बात हो चुकी हैं। वंस वर्ड, वही बात है, राइटियसनेस, वैल्यूज़, वंस वर्ड की रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने वचन दे दिया, हो जाएगा भाई। फॉरगिवनेस एंड कमिटमेंट, कमिटमेंट ये था ना, कमिटमेंट रावण को मारा, माफ़ भी किया, लेकिन वो माफ़ी लायक ही नहीं था तो मारना ही पड़ा अंत में। सीता, सीता से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। माता सीता, लॉयलिटी, लव, डिवोशन, डिवोशन मतलब एक लंबे समय तक 14 साल वनवास में, तो भाई एक लंबे समय तक रावण के लंका में जाकर के रहीं और इंतजार करते रहीं भगवान श्री राम के कि हाँ मेरे राम आएंगे, तो ये डिवोशन ही तो था। फिडेलिटी, फोर्टिट्यूड, ये चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं। फोर्टिट्यूड, धैर्य, धैर्य रखा ना 14 साल। फिडेलिटी मतलब निष्ठा, अपने इंसान के प्रति, अपने ही इंसान के प्रति निष्ठा, मतलब बीइंग फेथफुल, स्पेशली अ वाइफ और अ हस्बैंड, नॉट हैविंग अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनीवन। लॉ को कभी भी उन्होंने 14 साल लंका में मतलब कि रहा, तो वहाँ पर कभी भी राम मतलब कि जब भी सोच रही होती थी वो, तो उनके दिमाग, दिल, हृदय, सब चीज़ में उनके राम चल रहे होते। कभी भी गैर के घर में उतने दिन तक रहीं, लेकिन एक सेकंड के लिए भी कभी भी उनके दिमाग में, दिल में रावण का ख्याल नहीं आया, हमेशा श्री राम ही चल रहे थे। तो ये एक निष्ठा था, एक फिडिलिटी था जिसको हम कह सकते हैं कि भले ही कितना ही दूर रहो, कहीं भी रहो, लेकिन जिसका है हम, हमारे उसके प्रति निष्ठा होना चाहिए। आज के समय में ये चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलती हैं, कलयुग है। हनुमान से हम लोग क्या सीख सकते हैं। सेल्फलेस सर्विस, प्रभु राम के अनन्य सेवक। ठीक है, ओके। डिवोशन था प्रभु श्री राम के प्रति, कभी भी कोई भी काम कहीं भी करने जाओ, इनको बोल दो 1 मिनट में हो जाएगा। संजीवनी ब्यूटी लाने के लिए पूरे पहाड़ को उठा ले आते हैं। ओके, लॉयलिटी भी सीख सकते हैं। बाकी जो जो रिपीटेड टर्म है हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जो जो नया नया टर्म आएगा उसको सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे। लक्ष्मण से हम लोग ब्रदरहुड और कंपेनियनशिप सीख सकते हैं। अगर भाई राम और 14 साल जंगल में थे तो उनके साथ 14 साल जंगल में ये भी रहे, साथ ही बन करके ही रहे, सहयोग करते रहे, भाईचारा निभाते रहे। ओके, भरत से हम लोग क्या सीख सकते हैं, तो राइटफुल ड्यू मतलब सेल्फलेसनेस, ये भी, और जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारा नहीं है उस पर तुम्हारा हक नहीं होना चाहिए ना, जो तुम्हारा नहीं है उसमें तुमको हक जताने का भी हक नहीं होना चाहिए। नॉट टू टेक व्हाट इज नॉट योर्स, कभी भी उस चीज़ को मत लो जो तुम्हारा नहीं है। प्रभु श्री राम जंगल चले गए, वनवास चले गए 14 साल के लिए, उसके बाद मतलब भाई बड़ा भाई अभी जिंदा है तो तुम सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हो। तो उन्होंने कभी भी, उसने दरमियान में सिंहासन पर नहीं बैठा। वो देखो कि श्री राम के कड़व, जो उनके, जो हम लोग आज के दिन में जो स्लीपर कहते हैं, उनको रखा सिंहासन पर और उनकी पूजा की और उनके नाम पर ही पूरे सिंहासन साम्राज्य को चलाया। लेकिन कभी भी वो सिंहासन पर बैठने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा नहीं है, मेरे बड़े भैया का है। तो ये चीज़ें इनसे हम सीख सकते हैं भरत से कि राइटफुल ड्यू, जो सही है वही करेंगे, जो सही है, जिसका हक है वही करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। नॉट टेक व्हाट इज नॉट अस, जो हमारा नहीं है हम नहीं लेंगे। अब कुछ नेगेटिव वैल्यू हम लोग रामायण से क्या क्या सीख सकते हैं। नेगेटिव सीखना नहीं है, मतलब देख सकते हैं कि कौन कौन से नेगेटिव वैल्यूज रामायण में थे, सीखना नहीं है हमें, सीखना पॉजिटिव वैल्यूज थे जो अभी भी डिस्कशन हो चुका है, उस सारी चीज़ें। रावण में हमें नेगेटिव वैल्यू देखने के लिए मिल सकता है, गुस्सा, प्राइड, ईगो। नॉलेज तो बहुत था, इतना ज़्यादा नॉलेज था कि आज हम लोग शिव तांडव सुनते हैं, उन्हीं का गाया हुआ है, उन्हीं का लिखा हुआ है। भाई पंडित था वो इंसान, ब्रह्मांड की बहुत सारी शक्तियों से उसका पाला पड़ चुका था और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी था, नॉलेज में ब्रह्मांड था। उसके बावजूद भी उसमें अहंकार आ गया। ठीक है, अहंकार आ गया जिसके वजह से पूरी नैया डूब गई। तो ये इंसान ग्रीडी था, लालची, हेटर्ड, लॉस्ट, एंगर। सीता के पीछे गया, लस्ट। ये विश्व सुंदरी हमारे
लंका में होनी चाहिए ऐसी, तो जिसकी वजह से अंतिम में इसको हाथ धोना पड़ा, लंका से भी, जीवन से भी। जटायु से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं? वुमेन्स ऑनर, अपहोल्डिंग वुमेन्स ऑनर। जब सीता माँ को रावण ले करके जा रहा होता है तो ये मदद करते हैं ना, फाइट करते हैं रावण के साथ, छोड़ दो माता सीता को, छोड़ दो। तो ये जो सही था उसके लिए फाइट कर रहे थे, वुमेन ऑनर के लिए फाइट कर रहे थे, और अकेले ही उतने बड़े रावण से लड़ गया। अकेले में करेज ही दिखाया ना, साहस दिखाया, सेल्फलेसनेस भी था उनमें। ओके, सेल्फलेसनेस। कोई पर्सनल बेनिफिट तो नहीं हो रहा था ना, या होता भी नहीं, लेकिन कोशिश तो किया कि माता सीता को बचाना है। ओके, सबरी से हम लोग क्या सीख सकते हैं? फेथ, अनन्य विश्वास, लंबे समय तक विश्वास रखी कि राम आएंगे। उनके लिए वो पूरी तरीके से फूल से गलियां सजाई रखी, झूठे बैर टेस्ट कर करके रखे कि नहीं राम तो आएंगे ही आएंगे। एक विश्वास था, डिवोशन था कि इतना लंबा समय तक अपना एनर्जी और अपना टाइम हम दे रहे हैं जहां हमको पता भी नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा, फिर भी एक विश्वास था मन में कि एक दिन तो जरूर होगा। ओके, विभीषण से क्या सीख सकते हैं? राइटियसनेस। विभीषण के पास किसी भी चीज़ का कमी था क्या? बिल्कुल नहीं। लंका, साम्राज्य बहुत बड़ा, भाई इतना बड़ा बलवान, बाकी भाई भी बलवान, भतीजा भी बलवान, कोई भी तरीके से किसी भी तरीके से वो, उसको किसी भी चीज़ का कमी नहीं था। लेकिन एक चीज़, रावण गलती कर गया, और रावण गलती कर गया तो ये बात विभीषण एनालाइज कर लिया कि नहीं इन्होंने गलती कर लिया। समझाया रावण को जाकर के, ऐसे मत करो, जाकर के अभी भी प्रभु श्री राम से जाकर के क्षमा मांग लो। उसने नहीं मांगा, तो विभीषण ने किसका साथ दिया? राम के पास चले गए। पूरी लंका को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, सब भाई भतीजे पूरे घर परिवार सब कुछ छोड़ करके कहाँ गया? राम के पास गया। क्यों? सिर्फ एक चीज के लिए कि सही यही है, रावण ने गलती करा है। ओके, मंत्रा से क्या सीख सकते हैं? मतलब मंत्रा से इविल एडवाइस। मंत्रा हमेशा ही बुराई करती रही, बुरा बात ही फैलाती रही, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर में, हमारे जहन में कभी भी बुराई नहीं पलनी चाहिए, या दूसरा का बुराई नहीं बोलना चाहिए, दूसरे के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। तो ये मंत्रा से सीख सकते हैं। मंत्रा कभी अच्छा नहीं करके गई। ओके, रामायण से और क्या सीख सकते हैं? रैंडम टीचिंग जो हमें रामायण बताता है वो क्या है कि परिवार के प्रति प्यार होना चाहिए, एक प्यार, अनन्य प्रेम होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए, आदर होना चाहिए। कभी भी हमें बुराई एडवाइस पे अटेंशन नहीं देना चाहिए। मंत्रा की ना, पूरा कैकेयी को वो अपने चंगुल में फंसा ली, अपने अकॉर्डिंगली उससे बुलवाती थी, काम करवाती थी। तो हमें ये भी सीखने के लिए मिलता है रामायण से कि हमें कभी भी बुराई चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ओके, जैसे कैकेयी करती रही मंत्रा का सुन सुन करके, इसलिए कैकेयी को एक एविल स्टेप मदर के रूप में भी हम लोग देखते हैं कि एक बुरी सौतेली माँ निकल करके आई। भाई माँ तो माँ होती है, माँ का प्रेम दिखाना चाहिए था उनको, लेकिन वो अपने बेटे को ज़्यादा अच्छा दिखाने के चक्कर में, अपने ज़्यादा बेटे को अच्छा करने के चक्कर में एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। उसका अपना बेटा भी उससे नफरत करने लग गया। लेकिन वो सुन किसकी रही थी? मंत्रा की। मंत्रा कौन थी? पूरी तरीके से पिटारा, बुराई का पिटारा, जिसमें बुराई कूट कूट के भरा था। ओके, यहाँ क्या बोलता है? ओनली टीम्ड वीक लीव थिंग्स टू डेस्टिनी। जो कमजोर होगा, जिसको अपने पे विश्वास नहीं होगा, वही डेस्टिनी पे, भाग्य पे चीज़ों को छोड़ देगा कि जो होगा, जो लिखा होगा, जैसे होगा करेगा, भगवान करा देंगे। ये कमजोर लोगों की निशानी है। ओके, अटैचमेंट। और क्या एक लर्निंग हम लोग ले सकते हैं रामायण से कि अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। अगर हम सफ़र कर रहे हैं, अगर हम कोई समस्या में पड़े, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? अटैचमेंट। हमें किसी चीज़ से अटैच हो गए थे हम किसी चीज़ से। एग्जाम्पल यहाँ ये है कि सीता, अगर सीता को वो सोने का हिरन नहीं चाहिए होता और वो जिद ना करती कि मुझे सोने का हिरन ला करके दो, और राम और लक्ष्मण उस कुटिया से बाहर नहीं जाते उस हिरन को ढूंढने के लिए, तो शायद सीता हरण ही नहीं होती, शायद रामायण इतना बड़ा होता ही नहीं। तो यही है ना कि अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। हमें कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से हैं, तो हमें अटैच नहीं होना चाहिए। हम अटैच हो गए थे लास्ट एग्जाम में, बहुत ज़्यादा अटैच हो गए।
जिसकी वजह से रिजल्ट में ये मिला कि हमको तो 2.5 महीना तक स्थिति पूरी तरीके से हम खराब कर लिया अपना, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। निष्काम कर्म करना चाहिए था, बिना एंड गोल्स से ज़्यादा अटैच्ड हुए अपना काम करते रहना चाहिए था, और हम हो गए, तकलीफ में रहे। रामायण भी यही सिखा रहा है ना, अटैच नहीं होना है। ओके, डू गुड डीड्स, पुट एन एंड टू डेमन्स विद इन अस। हमेशा अच्छा काम करो, अपने अंदर के जो बसे हुए बुराई का जो राजा है, बैठा पड़ा है, उसको मारो। जो बुराई कर रहे हो, जो बुराई तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, उसको मारो और सिर्फ अच्छा काम करो। ओके, ड्यूटी एंड धर्म। ड्यूटी एंड धर्म मतलब कि फॉलो योर ड्यूटी। धर्म का मतलब ये होता है फॉलो योर ड्यूटी, अपने कर्म करो। ये धर्म वो धर्म नहीं जो भी धर्म चलता है, ये धर्म वो धर्म, ये नहीं। धर्म मतलब ड्यूटी, कर्तव्य, ये करना है। ओके, फॉरगिवनेस और कंपैशन, ये कैरेक्टर भी देख सकते हैं हम लोग रामायण से। ग्रीड और लस्ट रावण में था, लालच था रावण में, और लस्ट भी दिखा दिया सीता के प्रति। इसका रिजल्ट क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि रावण को अल्टीमेटली इस ग्रीड की वजह से, इस लस्ट की वजह से पूरी तरीके से हर एक चीज़ से हार का सामना करना पड़ा और हर चीज़ से हाथ धो बैठा, सिर्फ ग्रीड और लस्ट की वजह से। ये कॉन्सिक्वेंस, सार तो ये ना रामायण का। ओके, हिस्ट्री से हम लोग कौन कौन से चीज़ें सीख सकते हैं। हिस्ट्री हमें कौन कौन से इथिकल वैल्यूज़ को सिखाता है। ऋग्वेदा में कॉस्मिक ऑर्डर की बात करा है। कॉस्मिक ऑर्डर मतलब कि हमें जो है सोसाइटी में, नेचर में एक बैलेंस बना करके चलना है। हर एक चीज़, कोई भी चीज़ का हम लोगों को एक्सेस यूटिलाइजेशन नहीं करना है, और कोई भी चीज़ में हम लोग को एक्सेस डिवोशन भी नहीं दिखाना है। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी में हमें बैलेंस बना करके चलना है, हार्मनी बना करके चलना है। धर्म, अपने धर्म को फॉलो करना है, अपने राइटियसनेस, अपने ड्यूटी को फॉलो करना है। और जब हम अपने ड्यूटी को फॉलो कर रहे होंगे तो हम किसी के राइट्स का हनन नहीं कर रहे होंगे, हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे होंगे, और वही एक मेंटेन बनाएगा, एक मेंटेन बना करके रखेगा सोसाइटी में, एक हार्मनी बना करके रखेगा। कि हार्मनी नेचर और सोसाइटी में बना रहेगा जब हम अपने ड्यूटी और अपने राइटियसनेस को फॉलो कर रहे होंगे, अपने धर्म को फॉलो कर रहे होंगे। तब कर्म करो, धर्म, हार्मनी, और ये हार्मनी, ये सब जब हम अपना कर्म करेंगे, अपना धर्म को फॉलो करेंगे, कर्म धर्म सिमिलर, ओके, तो हार्मनी बना रहेगा। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। हम ग्रीड नहीं, हम लालची नहीं होंगे कि हमें इतना पैसा चाहिए, इतना कुछ चाहिए, हम सारे रिसोर्सेज को अपने प्रॉफिट के लिए मोल्ड कर लेंगे, हम जंगल काट देंगे, हम ये यहाँ से कोयला निकलवा लेंगे, यहाँ से सोना निकलवा लेंगे, सब कुछ निकलवा लेंगे। इतना लालच नहीं। अगर इस तरीके से करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। हम सब आज ही खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे, हार्मनी पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा। आगे के लिए, समाज में, सोसाइटी के लिए बचेगा ही नहीं कुछ। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। ओके, हम ये सीख सकते हैं कि रिस्पेक्ट करना है हर एक कोई को, और जब हम रिस्पेक्ट करेंगे हर एक कोई को तो इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा कि हम सबके साथ न्याय कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम समानता का भावना रख रहे हैं, हम फेयरनेस, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम किसी के साथ कर रहे हैं तो हम फेवर नहीं कर रहे हैं, हम नेपोटिज्म नहीं दिखा रहे हैं, हम निष्पक्ष होकर के काम कर रहे हैं। यहाँ मेरा बेटा है, यहाँ मेरा ये भाई है, यहाँ मेरा ये कोई अपना रिलेटिव है, तो भाई जिनमें मेरिट होगा, जो मेरिटेरियस होंगे, हम उनको आगे लेकर के आएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे, ना कि अपने किसी खास रिलेटिव्स को और बाकी को हम इग्नोर कर देंगे। ऐसा नहीं, फेयरनेस होना चाहिए, निष्पक्षता। ओके, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन। ओके, अपने आप में कंट्रोल होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए कि हमें कौन सी काम कैसे करनी है। ये वैल्यूज भी हम सीख सकते हैं अपने हिस्ट्री से। सोशल एथिक्स इन उपनिषद एंड धर्मशास्त्र, ये भी सब सोसाइटी में एथिक्स, सोशल एथिक्स मतलब सोसाइटी में कैसे हम लोगों को काम करना है, आचरण कैसे रखना है, ये चीज़ भी हमारे उपनिषद में बताया, धर्मशास्त्र में, हर एक चीज़ में यही पार्ट तो पढ़ा रहा है। ओके, कुछ हमारे हिस्ट्री में लीडर्स हुए, उन लीडर से भी हम सीख सकते हैं कि कैसे हमें आचरण करना चाहिए। जैसे गांधी, हम लोग गांधी को डिटेल में देखेंगे ह्यूमन वैल्यू चैप्टर में, जो अपना चैप्टर ह्यूमन वैल्यू चैप्टर सेकेंड चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो गांधी को ह्यूमन वैल्यू में देखेंगे। यहाँ हम लोग अशोका को हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि भाई जब कलिंगा का युद्ध, बहुत बड़ा सम्राट था, सम्राट अशोका युद्ध में परंपरागत हासिल करे हुए था सब चीज़ में, लेकिन जब कलिंगा वॉर हुआ तो जब वहाँ का सिनेरियो बना, वो सिनेरियो इनके दिल को छल्ली कर गया, विचलित कर गया। और जब विचलित कर गया तो इन्होंने कहा कि आज के बाद से कोई युद्ध नहीं होगा भाई, नो मोर वॉर। जब वो हुआ, उनके अंदर दिल में इनर पीस आया,
उनका मन, दिल, दिमाग सब शांत हो गया। नहीं चाहिए मुझे अब और ज़्यादा चीज़ें, नहीं गैदर करना है हमें प्रॉपर्टीज़, सिंहासन नहीं लूटना है, किसी के साम्राज्य में नहीं जाना है, किसी का जान नहीं मारना है। उनके अंदर दिल में पीस आया, उनमें पीस आया तो आउटर वर्ल्ड में पीस आया। कैसे? लड़ाई बंद हो गया, दूसरा का साम्राज्य लड़ना ही नहीं है, जीतना ही नहीं है, आराम से शांति से वो जिए, वो खाए, हम जिए, हम खाएं, ऐसे चल रहा है जिंदगी। तो इस तरीके से चलेगा। भक्ति मूवमेंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, तो भक्ति मूवमेंट से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं? भक्ति मूवमेंट री अवेकन किया मॉरल कॉन्शियसनेस के। सारे मर बैठे थे, गलत हो रहा है समाज में, होने दे रहे हैं, कुछ भी हो रहा है होने दे रहे हैं, मतलब ही नहीं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन जब भक्ति मूवमेंट हुआ तो सबको ये जागरूक कर गया, जगा दिया सबको। फिर लोग जस्टिस, इक्वालिटी का बात करने लगे। फिर नो डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी नो डिस्क्रिमिनेशन, कि अब कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समान होंगे। ओके, भक्ति मूवमेंट से हम लोग काइंडनेस सीख सकते हैं, रिस्पेक्ट, लव, कंपैशन, ये सब चीज़ पीछे भी आ चुका है। सेल्फलेस सर्विस कई बार आ चुका है, तो भक्ति मूवमेंट में भी जब हम होगा तो भक्ति मूवमेंट को भी कोट करके हम लोग लिख सकते हैं सेल्फलेस सर्विस। ओके, मतलब पर्सनल बेनिफिट नहीं, दूसरे को बेनिफिट हो रहा है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। कम्युनल हार्मनी बना करके रखना है, और वहाँ पर ही हम लोग मौलाना अबुल कलाम का नाम लिख सकते हैं। टॉलरेंस, ओके, भक्ति मूवमेंट टॉलरेंस भी सिखाता है हमें। सूफी को हम लोग अप्लाइड एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, केस स्टडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सूफी हमें ये बताता है कि कोई भी सोसाइटल डिवीज़न नहीं होना चाहिए, नो मोर सोसाइटल डिवीज़न। ये रिजेक्ट करते हैं, सूफी ही रिजेक्ट करते हैं जो आर्टिफिशियल डिवीजन अपने सोसाइटी में बना है, बहुत सारे लेयर जो बन करके बैठे हैं लोग, स्ट्रेटा बेस्ड ऑन जैसे कि कास्ट पे, तो ये सारी चीज़ को ये इग्नोर करता है, रिजेक्ट करता है सूफी। और ये करता है प्रमोट क्या? आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हम सब एक हैं, हम सब भाईचारे के साथ रहना चाहिए, हम सबको, हम सब एक हैं, मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है, वननेस ऑफ बीइंग, हम सब एक हैं, वसुदैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, इस चीज़ की बात करता है सूफी। ओके, राइटियस लाइफ, अगर हम जिंदगी सही पूर्वक जिएंगे, सही राह में बिता रहे होंगे, तो हम सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, हमारे अंदर प्योरिटी बढ़ा होगा, ठीक है, प्योरिटी होगा तो हमारा जो कास्ट की डिंग थे, हम इम्प्योर नहीं होंगे, हम प्योर होंगे, हम कभी भी गलत नहीं कर रहे होंगे, किसी के साथ भी गलत नहीं कर रहे होंगे और ना ही होने दे रहे होंगे। तो इसका कास्केडिंग इफेक्ट जो होगा वो हमारे सोसाइटी तक दिखेगा, जिसके वजह से हम अच्छे, मेरा साथ जो लोग है वो अच्छा, उसके साथ जो अच्छा है वो अच्छा, तो इस तरीके से पूरा समाज ही अच्छा एक समाज बन जाएगा। ओके, सूफीज़म जेंडर इक्वालिटी के सूफीज़म जेंडर इक्वालिटी के बारे में भी बात करता है। ओके, तो सूफीज़म में हम लोग जेंडर इक्वालिटी भी मान सकते हैं, कोई पुरुष मैन वीमेन भेदभाव नहीं, ऑल आर इक्वल। ओके, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन जो अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, हेयर अबव द कोर्स ऑफ एक्शन इज होलिस्टिक, ये कंक्लूजन है, रेडी कंक्लूजन, जैसे कि केस स्टडी के लिए हो गया, या कोई स्टेप टेकन जहाँ पर स्टेप लेने के लिए बोला होगा कि तुम बताओ तुम इस सिनेरियो में क्या करोगे, क्या कर रहे होते, तो इसमें तो हियर आर द अबव कोर्स ऑफ एक्शन इज होलिस्टिक वन एज इट हैंडल ऑल द एथिकल डिलेमा एंड स्टेक होल्डर एंड इट इज ऑल्सो आर राइटियस कोर्स ऑफ एक्शन बिकॉज इट अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ इनर प्योरिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ऊपर के सारे काम अच्छे थे क्योंकि ये एथिकल डिलेमा को सॉल्व कर रहा है, स्टेक होल्डर को सारे को कवर कर रहा है, एक सही एक्शन भी ले रहा है, गलत नहीं है, राइटियस एक्शन ले रहा है, एक अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन भी है, और उससे वो सारे कुछ करने से हमारे अंदर में प्योरिटी आ रहा है, हमें शांति मिल रहा है, और जब हमें शांति मिल रहा है तो हमारे पूरे साथी में, हमारे पूरे समाज में, हमारे पूरे नेशन में शांति मिलेगा, और इस तरीके से हम सेल्फ डिसिप्लिन है। तो ये कंक्लूजन है, यूज़ कर सकते हैं। इस्लामिक एथिक हमें दो चीज़ सिखाता है। इस्लामिक एथिक कहता है कि कोई भी इंसान को कंडक्ट कर रहा है, कोई भी इंसान कंडक्ट कर रहा है तो उसको दो चीज़ें, मतलब एक इंसान को अच्छा काम कर रहा है या क्या कर रहा है, कैसे उसको ज़िंदगी में आचरण करना चाहिए, तो उसके लिए वो दो चीज़ें सिखाता है इस्लामिक एथिक। कहता है कि सबसे पहले कि जो भी वो काम करने जा रहा है, उस काम करने के पीछे जो उसका इंटेंशन है वो हमेशा गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, पहला कि गुड होना चाहिए, इंटेंशन गुड होना चाहिए, दूसरा कि वो जो काम करने जा रहा है वो इंस्ट्रक्टेड हो उस भगवान के जरिए, उस गॉड के जरिए जो उन लोग मानता है इस्लाम में, उसके जरिए इंटेंशन गुड होना चाहिए, भगवान का इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और अगर इन दोनों में या तो इंटेंशन गलत है या तो तुम्हारा भगवान का डायरेक्शन नहीं है उसमें, और इन दोनों में से किसी में भी अगर करप्शन मिला देखने के लिए, तो अनलाइकली टू मीट द एथिकल स्टैंडर्ड, तो तुम क्या कहते हैं, एथिक्स में फेल हो, एथिकल स्टैंडर्ड नहीं मीट कर पा रहे हो तुम। अगर तुम इन दोनों में से या तो इंटेंशन तुम्हारा कोई काम करने के पीछे गलत रहा, या फिर वो भगवान का नहीं है डायरेक्शन।
अखलक हम लोग इस्लामिक एथिक्स में अखलक कहते हैं, एक एथिकल स्टैंडर्ड्स, बस ये अखलक उसी कहते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में बताते हैं, अंदर आत्मा को झांको, क्या सही है क्या गलत है निकल करके आएगा। सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, अंतर आत्मा को झांको, अपने आप को प्यूरिफाई करो, इंटेंशन सही रखो। प्यूरिफाई करने का मतलब हम गलत नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, वो चीज़ करो, और साथ में इंप्रूव करो अपने आप में कि हम क्या गलत किए, हम क्या गलत किए। इस तरीके से कहता है कि मैन जो होते हैं ना, जन्म जो लेते हैं वो जन्म से, मैन से बॉर्न विद अ गुड नेचर, ठीक है। इंसान जन्म होता है तो उसका नेचर अच्छा होता है क्योंकि वो कुछ सीखा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ही आकर के, इस दुनिया में आकर के उसका टेम्पटेशन और उसका डिज़ायर उसको करप्ट बना देता है, उसका लालच, उसका बहुत सारे चीज़ों पर जाकर के कि मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसके आधार पे वो इंसान गलत हो जाता है और गलत करने लग जाता है, वो करप्ट हो जाता है वो फिर। ओके, इस्लामिक एथिक हमें ये भी सिखाता है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जितना भी रिसोर्सेज है सब में इक्वली बांटा होना चाहिए। उसके बाद फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल, मतलब हर एक कोई के साथ इक्वल और फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब निष्पक्ष रूप से ही काम किया जाना चाहिए हर एक के साथ, फेयरनेस के साथ। डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल ऑन द डिज़ायर, ये चीज़ें पीछे भी आ चुकी थी कि अपने आप में डिसिप्लिन लाओ और सेल्फ कंट्रोल रखो अपने डिज़ायर पर, अपनी चाहत को मत बढ़ने दो। चाहत बढ़ेगा तो करप्शन बढ़ेगा, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ें इतना लोग चाहत बढ़ते जाता है तो वो लालची होने जाता है, और लालची होते के साथ में वो गलत मीन्स का इस्तेमाल करने लग जाता है, और ये गलत मीन्स उससे गलत काम करवाने लग जाता है, और उसका कास्केडिंग इफेक्ट सिर्फ उसके उसमें में नहीं, उसके रिलेटेड उसके फैमिली में, उसके फैमिली से लेकर के उसके सोसाइटी में, सोसाइटी से लेकर के फिर नेशन में पूरी तरीके से देखने के लिए मिलता है। ओके, एथिकल कंडक्ट एज पर द DCT डॉक्ट्रिन वाला है ना, हमेशा इन लोग इस्लामिक वाला कह सकते हैं कि हमेशा गुड इंटेंशन रहना चाहिए, और जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक्शन गॉड का इंस्ट्रक्शन के प्रति होना चाहिए, जो भी हम लोग बात किए। ओके, सर्विस ऑफ मैन कैंड इज सर्विस ऑफ गॉड, हम अगर लोगों की सर्विस कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, मतलब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, यही भावना के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके, गुड इंटेंशन एंड गुड डीड मस्ट गो इन हैंड हैंड, तुम्हारा इंटेंशन सही है तो तुम्हारे कर्म भी सही होंगे, अगर तुम्हारा इंटेंशन गलत है तो तुम्हारे कर्म कभी चाह करके भी सही नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ये कहता है, क्या कहता है इस्लामिक टीचिंग कि ये है तुम्हारा गुड डीड, तुम्हारे अच्छे कर्म, और ये है तुम्हारा गुड इंटेंशन, और ये जो बीच में है ना, ये वाला रीजन, यही है तुम्हारा इस्लामिक टीचिंग। यही हमें सिखाता है कि एक हाथ में तुम्हारे गुड डीड अच्छे कर्म और दूसरे हाथ में तुम्हारा इंटेंशन। ओके, यही दोनों जब साथ साथ में चलेंगे तभी एक अच्छा या वेलफेयर हम लोगों का कर पाएंगे, अच्छा हम लोगों का कर पाएंगे, कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। ओके, सिख एथिक्स से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। पर्पसफुल लाइफ, हमारा जो भी जीवन है, हमारे जीवन में कोई एम होना चाहिए, कुछ पर्पस होना चाहिए कि हम जी रहे हैं, हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो जब भी ज़िंदगी जियो तो पर्पसफुल लाइफ लेकर के जियो। वर्चुअस लाइफ, जैसे कि तुम्हारा जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो बेस्ड होना चाहिए लव, प्यार पे, ब्रदरहुड और रिस्पेक्ट और सर्विस एंड डिवाइड ऑफ ईगो एंड एक्सप्लॉयटेशन, और सर्विस सेवा का भावना होना चाहिए, लोगों के प्रति रिस्पेक्ट का भावना होना चाहिए, और ईगो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और एक्सप्लॉयटेशन का भावना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास। सिख एथिक्स हमें ये भी सिखाता है कार्डिनल वर्च्यू, जैसे कि दान, दया, निर्वैर, संतोष, सेवा। ओके, दान करने का फिलॉन्थ्रोपिक क्वालिटी अपने अंदर में लाना होना चाहिए, दया का भावना अपने अंदर रखना चाहिए, निर्वैर मतलब कि विदाउट हेटर इनिमिटी, जिस ऐसा आचरण रखो, ऐसा व्यवहार रखो कि तुम्हारा कोई ज़्यादा दुश्मन ही ना बन पाए। अगर तुम अच्छे व्यवहार रखोगे तो तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं बन पाएगा ना भाई, तुम किसी के साथ गलती नहीं करोगे तो तुम्हारा दुश्मन ही कोई कैसे बनेगा। तो ये निर्वैर कार्डिनल वर्च्यू मतलब दान, दया, निर्वैर, संतोष मतलब जितना है तुम्हारे पास पर्याप्त है, पर्याप्त ही प्राप्त है, मतलब प्राप्त ही पर्याप्त है। वही चीज़ जो तुम अभी तक जो जितना तुम्हारे पास आ चुका है वही तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। इस चीज़ के साथ चलो, संतोष भावना रखो, तो कोई भी चीज़ अगर सब संतोष भावना रखने लग जाएं तो आज फाइट ही नहीं होगा पूरी तरीके से, सोसाइटी पूरी तरीके से पीसफुल सोसाइटी बन जाएगा। ओके, हमेशा सेवा का भावना रखो। ओके, और क्या कहता है ये सिख एथिक्स कि सुन इविल थॉट्स एंड डेवलप मोरल कैरेक्टर, मतलब जो इविल, जो बुराई है उसको अवॉइड करो, जो बुराई जो तुम्हारे अंदर है उसको अवॉइड करो, और अपने अंदर एक मॉरल कैरेक्टर को, नैतिक कैरेक्टर को जिंदा करो। बुराई को मारो, एक नैतिक कैरेक्टर को जिंदा करो अपने अंदर। ऑनेस्ट लिविंग एंड ऑनेस्ट अर्निंग की बात करता है, ठीक है। हम जिंदगी भी अच्छे से जिएंगे, लोगों का वेलबिंग करेंगे, अपना वेलबिंग करेंगे, और अच्छे से कमाएंगे भी, चोरी चुआड़ी लपाड़ी नहीं करेंगे, आराम से कमाएंगे, मेहनत से कमाएंगे, प्रेम से कमाएंगे, बिना किसी को तकलीफ दिए कमाएंगे। ओके, नॉट जस्ट बिलीव इन ट्रूथ एंड ट्रूथफुल बट ट्रूथफुल लिविंग, ये सिर्फ
ऐसा नहीं बिलीव करता है सच्चाई पर, बल्कि इस चीज़ पे बिलीव करता है कि ट्रूथफुल लिविंग, हम जिंदगी जी रहे हैं, सच्चाई के साथ जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सच बोल दिए हैं यहाँ, हाँ सच बोले, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आई तो हम उस चीज़ को प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन में उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं। इराडिकेट ओन वाइसेस बिफोर अदर, तुम्हारे अंदर जो भी इमोरल बिहेवियर है, तुम्हारे अंदर जो नेगेटिविटी है, वो पहले मारो। दूसरे को मारने से पहले, अगर दूसरे को तुम सजेस्ट कर रहे हो, दूसरे को बोल रहे हो कि तुम अपने अंदर की बुराई को हटाओ, उससे पहले खुद के अंदर खुद की बुराई को हटाओ। ये कह रहा है, इराडिकेट करो। ओके, देखो इन लोग सेवा भावना कैसे रखता है। कोविड के टाइम में पूरी तरीके से इन्होंने सर्विस किया। कम्युनिटी किचन इन लोगों का फेमस है भाई। फ्री फूड इन लोगों ने सारी मेडिकल स्टाफ में, मेडिकल सप्लाईज में इन्होंने पहुंचाने का काम किया। सेवा भावना था, संतोष था, तान था कि इनके पास जितना है प्राप्त है, पर्याप्त है, इन्होंने सेवा करा। ओके, soon vices run after virtue, those who commit sins will have to repeat it। क्या कह रहा है कि अवॉइड करो यार, नेगेटिव वैल्यूज जो तुम्हारे अंदर है उसको अवॉइड करो। उससे पहले कि तुम्हारे जो अंदर जो पॉजिटिव वैल्यूज है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दे, उससे पहले तुम नेगेटिव वैल्यू को पूरी तरीके से हटा दो अपने जीवन से। ओके, और कहता है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर नेगेटिव वैल्यू रहेंगे तो तुम पाप करोगे, और पाप करोगे तो इसका फल तुम जरूर भोगोगे। बाद में तुम इच्छा करके रिग्रेट करोगे इस चीज़ के लिए लेकर के कि शायद हम उस वक्त ऐसा काम नहीं किए होते तो आज ये नहीं कर रहे होते। ओके, विदाउट वर्चुअस लिविंग देयर कैन बी नो डिवोशनल वर्शिप। वर्चुअस मतलब बिना मॉरल स्टैंडर्ड अपने में लिए हुए, बिना तुम्हारे पास, तुम इथिकली गलत हो, ठीक है, और अच्छा बिना किसी का किए हुए तुम अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते हो। बेकार की बातें होंगी, सिर्फ कहने की बातें होंगी। ओके, जैन एथिक्स की बात करते हैं। जैन एथिक्स में त्रिरत्न की बात करता है जैन एथिक्स। त्रिरत्न मतलब कि ज्वेल्स होते हैं ना, रत्न मतलब ज्वेल्स, वही। तो राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। हमेशा विश्वास रखो, सही विश्वास रखो कि जो भी होगा सही होगा, अच्छा होगा। जो भी तुम अपने अंदर में नॉलेज रख रहे हो, ज्ञान रख रहे हो, वो ज्ञान अच्छे जगह से लिया हुआ हो और वो ज्ञान अच्छा हो, बुरा नहीं। अच्छा नॉलेज, उसको नॉलेज जिससे हम वेलफेयर कर सके लोगों को इनोवेशन करने में मदद कर सके, लोगों को और ज़्यादा हम उनके कैरेक्टर को और ज़्यादा इवोल्व करवा सके इन अ गुड वे, ये चीज़ें। और हमारा कंडक्ट, हमारा जो आचरण हो वो भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अंधे को और जा कर के परेशान कर रहे हैं, जा कर के कोई रोड क्रॉस कर रहा है वो अंधा, हम उसको और ज़्यादा हॉर्न मार दे रहे हैं, ये नहीं करवा यार, उसको पास करवा दो, क्रॉस करवा दो अच्छे से, आ जाओ यार, पकड़ करके उसको पास कराओ। हमेशा कंडक्ट अच्छा होना चाहिए। पुण्य की बात करता है जैन एथिक्स, जिसे वर्चुअस और पाप इविल। तो वर्चुअस मतलब कि फॉरगिवनेस, दया भावना होना चाहिए, हमें हमेशा सिंप्लिसिटी के साथ रहना चाहिए, अपने अंदर में रेस्ट्रेंट कंट्रोल करके रखना चाहिए, और हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ट्रूथफुलनेस के साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहिए, और नॉन वायलेंस का भी बात करता है ये। सबसे अच्छा ये इसका एक चीज़ है जैन एथिक्स का, हमें याद रखना है, जो अनेकांतवाद और स्यादवाद का ये जो कंसेप्ट लेकर के गया है। अनेकांतवाद और स्यादवाद हमें यह सिखाता है कि चीज़ें एक जैसी हर एक के लिए नहीं हो सकती हैं। हर एक कोई के लिए चीज़ें अलग अलग तरीके से होती हैं, वो अलग अलग तरीके से मैटर कर सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए जो चीज़ें जो हैं वो उसके लिए भी सेम ही हो। जैसे कि यहाँ 6 और 9, अगर यहाँ से जो इंसान दिख रहा होगा वो बोलेगा कि देखो भाई यहाँ से ये 6 है, लेकिन जो इधर से देख रहा होगा वो बोलेगा कि नहीं ये तो 9 है। तो ये अनेकांतवाद हमारे सोसाइटी में, हमारे सोशियोलॉजी में एक कंसेप्ट था, द व्यू फ्रॉम नोवेयर, नेगल साहब का। उसमें भी ये कहता है ना, वो हाथी 6-7 अंधे लोग आते हैं, 6-7 अंधे लोगों से अंधे लोगों को एक रूम में ही करवाता है, और वो एक हाथी रहता है तो हाथी से लोगों को उसको टच करवाता है। कोई पैर छू रहा होता है, कोई सूंड छू रहा होता है, कोई उसके बॉडी पार्ट्स को छू रहा होता है, कोई पैर छू रहा होता है तो कोई बोलता है कि हम पेड़ छू रहे हैं, कोई सूंड छू रहा होता है तो कुछ अलग बोल रहा होता है, कोई बॉडी छू रहा होता है तो बोलता है हम घर छू रहे हैं, इस तरीके से। तो अनेकांतवाद का जैनिज्म, तो मतलब कोई भी चीज़ें सही सिर्फ एक नज़रिए से नहीं हो सकती हैं। वो जो देख रहा है वो उसका भी नज़रिया किसी भी तरीके से देखो तो वो भी शायद सही बोल रहा हो। ओके, तो हर एक चीज़ वैरी कर सकता है। तो इसी चीज़ें अनेकांतवाद और स्यादवाद की बात करते हैं। रिलेटिव प्लुरलिज्म भी हम जिसमें कह सकते हैं कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने का, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ही रास्ता नहीं हो सकता है ना। उस प्रॉब्लम को तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, अलग अलग जरिया से सॉल्व किया जा सकता है। कहीं भी जाने का एक ही रास्ता नहीं ना हो सकता है यार, अलग अलग रास्ता हो सकता है। तो वेरियस पर्सपेक्टिव की बात करता है ये अनेकांतवाद, कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो हमें उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, पीस इस्टेब्लिश करने के लिए हमें हमारे बहुत सारे रास्ते होते हैं। ओके, कर्मा थ्योरी, सेम एज अ हिंदू
कर्म थ्योरी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यही चीज़ है। नन पोसेशन टू अवॉइड ग्रीड, नन पोसेशन टू अवॉइड ग्रीड, हमें संग्रह करने का ये लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। हमें चीज़ों को ऐसा नहीं रखना चाहिए कि ये भी रखते हैं, ये भी रखते हैं, ये भी रखते हैं। ये सब चीज़ इकट्ठे करने में हमारे अंदर जो है लालच बढ़ता चला जाता है। फिर लालच जब बढ़ जाता है तो हम और ज़्यादा लालची हो जाते हैं और दूसरे का भी हम छीनने झपटने लगते हैं और फिर वो हार्मनी डिस्टर्ब हो जाता है। सोसाइटी एक अच्छा सोसाइटी बन करके नहीं रहता है। द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स बट नॉट फॉर वन मैन ग्रीड। सोसाइटी में इतना ज़्यादा है कि हर एक इंसान को पर्याप्त है, हर एक इंसान खुशी खुशी से रह सकता है, लेकिन एक इंसान के अंदर अगर लालच आ जाएगा, ग्रीड आ जाएगा, तो फिर उसके लिए पूरे समाज का, पूरी पृथ्वी पे हर एक चीज़ उसके लिए कम पड़ जाएगा। तो नन पोजेशन का वैल्यू हमें हमारे अंदर रखना चाहिए। ओके, नन स्टीलिंग का, चोरी नहीं करना चाहिए हमें। जो मेरा नहीं है वो नहीं लेंगे हम, क्योंकि ये मेरा नहीं है। वही भरत वाला जो रामायण में हमें सिखाया कि मेरा नहीं है तो नहीं लेंगे, तो नॉन स्टीलिंग। ओके, नॉट टेकिंग व्हाट बिलोंग्स टू अनदर पर्सन विदाउट देयर परमिशन। अगर किसी चीज़ का है वो, ये पेन अगर किसी चीज दूसरे का इंसान का है तो हम बिना पूछे उससे नहीं लेंगे। ये नहीं है मेरा, मेरा हक भी नहीं है इस पर। और अगर ले रहे हैं तुम चोरी कर रहे हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन था कि मेजर टीचिंग बताइए, गुरु नानक के मेजर टीचिंग्स क्या क्या थे, आज के समय में, कंटेम्प्रेरी समय में कैसे रिलेवेंस रखते हैं। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था। आप सिखिज्म गुरु नानक के ये कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। बुद्धिस्ट एथिक्स आगे आता है। बुद्धिस्ट एथिक्स हमें क्या सिखाता है? बुद्धिस्ट एथिक एब्सोल्यूट एथिक्स के बारे में बात करता है। कल हम लोग एब्सोल्यूट और रिलेटिव एथिक्स में डिफरेंस किए थे। एब्सोल्यूट एथिक्स जो हर जगह यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, वेरी नहीं करेगा, सिचुएशनल नहीं है, ये नॉट अ सिचुएशनल चीज। तो इसलिए कहता है, बुद्धिज्म भी यही कहता है कि मैन इज नॉट परफेक्ट बाय नेचर, ही हैज़ टू बी ट्रेन हिमसेल्फ टू बी अ गुड। पैदा हुआ तभी तो परफेक्ट नहीं हो जाएगा ना यार, उसकी कंडीशनिंग होगी, सोशलाइजेशन होगा, कैसे कैसे लोग उसके आसपास में हैं उसी के अकॉर्डिंगली उसका कंडीशनिंग हो जाएगा। अगर गलत लोग उसके सराउंडिंग में हैं तो उसका कंडीशनिंग गलत होगा, वो आगे चल करके गलत वैल्यूज़ उसके अंदर में आएंगे, आगे चल करके गलत आचरण करेगा। लेकिन अगर वो ट्रेन करेगा खुद को अच्छाई की ओर, तो आगे चल करके उसका कंडक्ट भी अच्छा होगा। कंडक्ट अच्छा होगा तो सोसाइटी में हार्मनी होगा, सोसाइटी डेवलप करेगा, आगे बढ़ेगा। ओके, बुद्धिस्ट एथिक हमें यह भी सिखाता है कि ये 3 प्रिंसिपल देता है, 3 प्रिंसिपल देता है कि हमें अवॉइड करना है इविल, बुराई को मारना है, अपने अंदर बुराई नहीं रखना है, हमें हमेशा अच्छा काम करना है, गुड काम करना है, और अपने माइंड को प्यूरिफाई करना है। ओके, और अगर हर कोई ऐसा कर लेता है, बुराई को मार लेता है, अच्छे काम करता है, अपने माइंड को पूरी तरीके से प्यूरिफाई कर लेता है, और वो अगर ऐसा कर लेता है तो जिसके उसके अंदर जितने भी इविल्स हैं, सुन वैल्यूज़, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, वो सब कुछ चला जाएगा और फिर वो एक डेफिनेटली एक बेटर प्लेस बनेगा जहाँ पर ही लोग अच्छे से शांतिपूर्वक अच्छे से हार्मनी में रह सकते हैं, दूसरे का भी भला करके अपना भी भला कर करके इस तरीके से रह सकते हैं वो लोग। ये जो है बुद्धिस्ट एथिक्स, ये कहता है कि अनचेंजिंग लॉ ऑफ नेचर के बारे में बात करता है। ये नहीं बोला एब्सोल्यूट एथिक्स, एब्सोल्यूट एथिक्स यही तो सिखाया कि वो चेंज नहीं होगा, सिचुएशनल नहीं है, सर्कमस्टांशियल नहीं है। अगर टू यहाँ है तो वहाँ भी कहीं भी जाकर के देखो, कोई भी जगह में वो टू ही होगा, नॉट अ सिचुएशनल। तो अनचेंजिंग लॉ ऑफ काउज एंड इफेक्ट, मतलब कम्मा, हम लोग कर्म उधर कह रहे हैं, यहाँ कम्मा, तुम किए हो तो उसका भोग हो गई। ओके, यही चीज़ें चलती हैं। ओके, नॉट वन मैन मेड लॉ, कोई भी एक इंसान लॉ नहीं बनाएगा। हमारे लॉ में भी तो ये है, हमारे पास पूरी तरीके से लेजिस्लेचर है कानून। अब जब एक इंसान लॉ नहीं बनाएगा तो वो आर्बिट्रेरी नहीं होगा, डिक्टेटरशिप नहीं होगा। इसलिए कह रहा है कि नो वन मैन मेड लॉ, एक इंसान लॉ नहीं बनाएगा तो वो आर्बिट्ररी नहीं होगा, तो वो अच्छा होगा। बुद्धिज्म 3 प्रिंसिपल हम लोगों को देता है, यही चीज़ अब हम लोग दिखा दिए कि इविल्स हटाओ, अच्छे कर्म करो, माइंड को प्यूरिफाई करो, अवॉइड करो इविल थॉट को, बुराई को, अपने अंदर में जो बुराई है उसको भगाओ, मारो, और एक मोरल कैरेक्टर को डेवलप करो। कम्मा की बात करता है। कम्मा मतलब हम लोग इसका इस्तेमाल केस स्टडी में, मेरिट और डिमेरिट में कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कम्मा, अकुशल कम्मा जो कि बेस्ड ऑन अ ग्रीड एंड हेटर, मतलब अकुशल कम्मा। अकुशल कम्मा, कुशल का मतलब होता है कुशल मंगल, बोलते हैं ना, कुशल मंगल, सब ठीक है, कुशल मंगल है, हाँ कुशल मंगल है, सब सुख समृद्धि खुशी से रह रहे हैं, लेकिन अ लग गया है, अकुशल कम्मा, मतलब हम जो काम किए हैं उस काम से हम खुश नहीं हैं। तो जो अकुशल कम्मा उसको कहते हैं जो ग्रीड, लालच और हेट, नफरत की भावना से बचा हो। तो इसलिए हम लोग डिमेरिट में इसका निकाल
सकते हैं अकुशल कम्मा हम लोग लिख सकते हैं केस स्टडी में, ये जब डिमेरिटियस जब सिचुएशन कोई दिखा रहा होगा तब। कुशल कम्मा जो कि बेस्ट होगा लव पे, प्रेम भावना पे, विस्डम पे, ठीक है, तब हम कहेंगे कि हाँ वो मेरिटोरियस के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुशल कम्मा ये प्रेम भावना से है, विधा विचार के साथ, अच्छे विचार के साथ लोगों की भलाई कर रहा है, कल्याण कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये कुशल कम्मा है। और हम लोग इसका केस स्टडी में मेरिटियस सिचुएशन में दिखाने के लिए इसका लिख सकते हैं कुशल कम्मा, आई विल फॉलो कुशल कम्मा। ओके, बुद्धिज्म हमें 4 नोबल ट्रूथ देता है, 4 सत्य। कहता है कि जिंदगी पूरी तरीके से सफरिंग से भरा पड़ा है, दुख तकलीफ से भरा पड़ा है। उस दुख और तकलीफ के पीछे का कारण है हमारा डिजायर, हमारी चाहत। और उस चाहत है हमारे अंदर, कह रहा है कि पूरी दुनिया सफरिंग से भरा पड़ा है, दुख से भरा पड़ा है। दुख का कारण क्या है? हमारी चाहत, हमारी डिजायर। और हमें अगर इस दुख को मारना है, सफरिंग को मारना है, खत्म करना है, तो उसके लिए हमें हमारे डिजायर को मारना पड़ेगा, हमारे डिजायर, हमारे ख्वाहिश को मारना पड़ेगा। और ख्वाहिश को मारने के लिए हमें 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना होगा। 8 फोल्ड पाथ क्या है? तो 8 फोल्ड पाथ हमें यह सिखाता है कि हम हमेशा राइट व्यू रखेंगे। कोई भी चीज़ों को हम देख रहे हैं तो एक अच्छे नज़रिए से देखेंगे, हमेशा पॉजिटिव के साथ देखेंगे, नेगेटिव नहीं देखेंगे। हम कोई भी काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं किसी के प्रति, अपने प्रति, तो हमारा इंटेंशन हमेशा राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी काम करने वाले हैं लेकिन हमारा उसके पीछे का इंटेंशन गलत है कि ये करेंगे तो फ़ायदा होगा, इतने चीज़ का हम इससे ले पाएंगे, इतना पैसा इससे हम ऐड पाएंगे। इंटेंशन भी राइट होना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं वो स्पीच भी हमेशा सही होना चाहिए। कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं, बुरी तरीके से उसके साथ हम बात नहीं करेंगे। स्पीच हम जो बोल रहे हैं, हमारे बोल में प्रेम बोली होना चाहिए। ओके, हम जो आचरण कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, वो भी सही एक्शन होना चाहिए। लिवलीहुड एफर्ट, जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, दूसरे को भी जीने देना चाहिए, इस तरीके का कैरेक्टर दिखाना चाहिए। कंसंट्रेशन मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो हम कंसंट्रेशन ध्यानपूर्वक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 10 जगह के अभी ये काम कर रहे हैं, बाकी सोच हम किसी और चीज़ के ले रहे हैं, ऐसा नहीं। और माइंडफुलनेस, तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस मतलब कि दिमाग पूरी तरीके से अटेंटिव है अभी भी प्रेजेंट सिचुएशन में, तो इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये में केस स्टडी में भी। ओके, सम यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट। माइंडफुलनेस कहने का मतलब था बीइंग प्रेजेंट इन अ वन प्लेस, एक ही प्लेस में, एक समय में एक ही प्लेस में हम प्रेजेंट हो। पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बाय फॉस्टरिंग द कल्चर ऑफ डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ओके, मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका हम लोग रिजोल्यूशन अच्छे से कर पाएंगे जब हम राइट स्पीच, हमारा आचरण, हमारा बोली जो होगा वो सही होगा, तब हम कोई भी तरीके से तब उसी के अकॉर्डिंगली हम उस कन्फ्लिक्टिंग वाली सिचुएशन में अच्छे से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, हैंडल कर पाएंगे। फिर हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, समझेंगे और कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अच्छे से बातचीत करके, अंडरस्टैंडिंग के तौर पर। राइट स्पीच, एथिकल कम्युनिकेशन। अगर हमारा स्पीच सही होगा, हम एथिकली कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे होंगे, सही के साथ काम कर रहे होंगे, तो हम कोई भी तरीके के हार्मफुल कम्युनिकेशन से बच सकते हैं और हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक कम्युनिकेशन, एक कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन, जहाँ से एक नई चीज़ें निकल करके आएंगी, अच्छी चीज़ें निकल करके आएंगी। ओके, और फिर हम ट्रस्ट उस तरीके से बढ़ाएंगे। सम इम्पॉर्टेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। एरिस्टोटल और प्लेटो, इन्होंने कुछ बातें कही। क्या कही? कि जस्टिस जो है ना, जो न्याय है, वो दोनों ही होना चाहिए, प्रोसीजरल होना चाहिए और साथ में सब्सटेंटिव होना चाहिए। अब क्या मतलब है प्रोसीजरल का, क्या मतलब है सब्सटेंटिव का? प्रोसीजरल कहने का मतलब है कि तुम जो डिसीजन ले रहे हो उस डिसीजन में फेयरनेस हो, निष्ठा भावना हो। तुम एक अधिकारी हो, तुम एक जिला अधिकारी हो या फिर कहीं पे किसी भी विभाग में हो, वहाँ पर ही जो डिसीजन तुम ले रहे हो वो डिसीजन फेयरनेस के क्वालिटी वैल्यूज़ पे लेना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी को फेवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पीछे से हमें ये पैसा दे दिया, हम उसके अकॉर्डिंग उसके लिए हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सब्सटेंटिव मतलब कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ एक्चुअल गुड, जिनके लिए है, जो कैपेबल हैं, जो सक्षम नहीं है, उन्हीं के लिए जो चीज़ें आई हुई हैं तो उन्हें ही दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास योजना आया और प्रधानमंत्री आवास योजना में हम वो आवास हम उन लोगों को दे रहे हैं जिनके महल बने पड़े हैं, ऐसा नहीं। जिनके लिए जो चीज़ है उसी को चीज़ कर रहे हैं। ओके, प्लेटो क्या कहते हैं? जस्ट एंड हार्मोनियस सोसाइटी की बात करते हैं। मतलब सोसाइटी ऐसा होना चाहिए
कि कोई एक सिंगल बंदा भी उस सोसाइटी के उस लूप होल में एंटर ना करे या उस लूप होल का शिकार ना हो। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। सोसाइटी हमेशा उसका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि हम लोग एक सिविल सोसाइटी बनाए, एक हार्मोनियस सोसाइटी बनाए जिसमें ह्यूमन लाइफ को ज़्यादा वैल्यू दिया जाना चाहिए। हमेशा अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए सोसाइटी का। तो प्लेटो का अगर वर्च्यू बात करेंगे, प्लेटोस वर्च्यूज विजडम करेज की हम बात करेंगे, तो वो हमें एथिकल बिहेवियर की ओर लेकर के जाएगा। और जब हम एथिकल बिहेवियर रखेंगे तो हम रखेंगे तो मेरे साथ वाला भी रखेगा। सोसाइटी तो कॉम्बिनेशन है इंडिविजुअल का, तो जब वो हमारे साथ वाला रखेगा तो वो भी जस्टिस के तौर पर ही काम करेगा, सबसे न्यायपूर्वक काम करेगा। फिर हमारे सोसाइटी में हारमोनियस सोसाइटी बन जाएगा, हमारा सोसाइटी एक अच्छा सोसाइटी बन जाएगा। ओके, इमैनुअल कांट डियोंटोलॉजी के बारे में बात करते हैं। डियोंटोलॉजी कहने का मतलब है कि तुम जो एक्शन कर रहे हो, तुम जो काम कर रहे हो, उसका डिसीजन हम इस बेसिस पे करेंगे कि जो कर्म है, जो करता है, जो काम कर रहा है, उसने सही ड्यूटी फॉलो किया है या नहीं किया है। ड्यूटी मतलब राइटियसनेस, कर्म फॉलो किया है या नहीं किया है। एंड मैटर नहीं करता है, मीन्स यहाँ मैटर कर रहा है कि वो जो इंसान है वो फाइनल रिजल्ट के बारे में चिंतित नहीं है, लेकिन वो ये देख रहा है कि उसने सही ड्यूटी राइटियसनेस फॉलो किया है या नहीं किया है। इसे ही हम डियोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है व्हाट मतलब डियोंटोलॉजी, बाउंडेड बाय रूल्स, ड्यूटीज एंड गुड इंटेंशन। हमारा इंटेंशन भी सही होना चाहिए, हमारे कर्तव्य, हम जो काम कर रहे हैं वो भी सही होना चाहिए, हमारा जो रूल्स है वो भी सही होना चाहिए। अदर्स राइट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरे का राइट हनन नहीं हो रहा, हम कोई काम कर रहे हैं तो दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डज नॉट कॉज अबाउट रिजल्ट, यही बात बोले ना डियोंटोलॉजी। पॉजिटिव इसका ये है डियोंटोलॉजी का कि ये ड्यूटी की बात करता है, सेंस ऑफ ड्यूटी की बात करता है, जहाँ पर ये हम अपना कर्तव्य करेंगे, हम अपना कर्म करेंगे तो भाई पीस निकल करके आएगा ना समाज में। ओके, हेल्प इन इनक्लेटिंग वैल्यूज, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड हार्मनी। और हम जब अपना कर्तव्य करेंगे, हम दूसरे को तकलीफ नहीं देंगे, तो उस तरीके से हमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी को, और समाज में एक हार्मनी बना रहेगा। हम कोई भी मॉरल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि हम सही मीन्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। हमारा एंड गोल डिजायर नहीं होगा, हम देखेंगे कि मीन्स मेरा सही है कि नहीं है, हम लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, इम्फेसाइज ऑन मीन्स रादर देन एंड। हमारा जो डियोंटोलॉजी का है पॉजिटिव यही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मीन्स पर, हमारा जरिया, हमारा रास्ता सही होना चाहिए। ओके, नेगेटिव क्या है? नेगेटिव इसका ये है कि ये थोड़ा सा रिजिड है, ओवर रिलायंस है ड्यूटी पे, सिर्फ ड्यूटी 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 की ही बात कर रहा है, कर्म करो, कर्तव्य करो। ये डिसरिगार्ड कर दिया है कि एक्चुअल रिजल्ट पे, कि एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा। उसने रिजल्ट को इंपॉर्टेंट ही नहीं समझा, अनइम्पॉर्टेंट समझ रहा है कि नहीं, मीन्स 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 मेरा अच्छा होगा तो रिजल्ट भी अच्छा होगा, इस तरीके से ये बात कर रहा है। तो ये थोड़ा सा रिजिड हो गया है राइटियसनेस के प्रति लेकर के, ड्यूटी के प्रति लेकर के। इसने रिजल्ट पे एम्फेसिस नहीं दिया। ओके ओके, दूसरा कैटेगरिकल इम्पेरेटिव्स, कांत का ही है कैटेगरिकल इम्पेरेटिव। अब कैटेगरिकल इम्पेरेटिव्स हम क्या कहते हैं कि मतलब जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है जो चीज़, उसे ही हम कैटेगरिकली इम्पेरेटिव कहते हैं। अब हमारे पास 3 कैटेगरिकल इम्पेरेटिव्स हैं कांत का, है ना, तीन है, C1, C2 एंड C3। कैटेगरिकल इम्पेरेटिव्स 1 क्या कहता है, ये यूनिवर्सल लॉ के बारे में बात करता है। कहता है कि वट एवर, कुछ भी चीज़ें यूनिवर्सली एग्रीड हैं कि व्हाट इज राइट टू इच, यूनिवर्सली एग्री टू इच व्हाट इज राइट, क्या सही है वो यूनिवर्सली अगर सही एक्सेप्टेबल है तो उसे हम कैटेगरिकल 1 में करेंगे, यूनिवर्सल लॉ की बात करेंगे। जैसे कि लाइंग इज रॉन्ग, झूठ बोलना गलत है, तो ये झूठ बोलना तो हर एक सोसाइटी में, हर एक जगह पर एक ही जैसा होगा कि हाँ झूठ बोलना गलत है, वो हर एक जगह तो एक ही जैसा होगा ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग होगा। टॉलरेंस इज एथिकल, टॉलरेट करना है हमें, लेवल तक टॉलरेट करना है, वो कुछ भी किए जा रहा है लेकिन हम उसका सुन रहे हैं, तो टॉलरेंस इज एथिकल, ये भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो ये कैटेगरिकल इंपेरेटिव 1 होगा। कैटेगरिकल इंपेरेटिव 2 क्या कहता है, ये कहता है ट्रीट ह्यूमन एज अ एंड इन इटसेल्फ नॉट अ मीन्स। ह्यूमन को, हम मानव को ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि हम एक मीन्स हैं, जरिया हैं कहीं पहुंचने का, कोई काम करने का, कहीं किसी चीज़ को करवाने का, ना कि हमें एंड। जैसे कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो वर्कर को एज अ एंड देखते हैं, मीन्स नहीं देखते, एंड देखते हैं कि इनसे पैसा बनाना है तो इसको 8 से नहीं 12 घंटा काम कराओ, खाना पीना नहीं दो, लेजर मत दो, छुट्टी मत दो, काम कराते जाओ। तो उसको एंड गोल पे देख रहा है कि पैसा बनेगा,
मीन्स नहीं देख रहा है कि ये एक इंसान है, इसके भी कुछ वैल्यूज़ है, इसके भी कुछ राइट है, कुछ अधिकार है, इसको खाने पीने का भी अधिकार है भाई, सोने का भी अधिकार है, कुछ फ्री टाइम्स भी स्पेंड करने का अधिकार है। तो ये सब चीज़ें नहीं दिख रहा। एग्जाम्पल है बी फ्रेंडिंग समवन फॉर नीड्स, किसी को ज़रूरत है तो उसके लिए फ्रेंडिंग नेचर रखो। ओके। MTP एबॉर्शन डिसअलाउड। MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और फिर 1921 में भी अमेंड किया गया इसको। एम क्या है इसका कि ग्रेटर ऑटोनॉमी दे, इंसान को मीन्स देख रहे हैं ग्रेटर ऑटोनॉमी कि वीमेन, अगर कोई वीमेन चाह रही है कि मुझे एबॉर्शन कराना है अपनी डिग्निटी के लिए, वो नहीं चाह रही है कि भाई हम कैपेबल हैं अभी और वो चाह रही है कि हम एबॉर्शन करवाएं, तो उसको वो दो, क्योंकि वो भी एक इंसान है। ओके, ये चीज़ें तो उसको मीन्स की तरफ पे इस्तेमाल करो, ना कि एंड कि हमें तो भाई बच्चा चाहिए, फैमिली बोलेगा नहीं नहीं तुम एबॉर्शन नहीं करा सकती हो, मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन उसके दर्द का वो नहीं झेल पा रही है, वो हैंडल नहीं कर पाएगी, इस चीज़ को हम इग्नोर करे जा रहे हैं। कैटेगरिकल इंपेरेटिव 3 क्या कहता है? ऑटोनॉमी एंड किंगडम ऑफ एंड्स। एक्ट एज इफ एक्शन लीड्स टू यूनिवर्सल लॉ इन अ हाइपोथेटिकल स्टेट वेयर एवरी वंस ऑटोनॉमी इज रिस्पेक्टेड। ओके, मतलब ये कहता है कि ऐसा काम करो कि वो एक यूनिवर्सल हो, हर एक जगह पर ही एक्सेप्टेबल भी हो, और हाइपोथेटिकली हम देखें तो भी एक्सेप्टेबल हो, रियलिस्टिक में भी एप्लीकेबल हो, और हम जो है एक ऐसी तरीके से रूल बना रहे हैं उस कम्युनिटीज़ में जहाँ पर ही हम लोगों को उनके अधिकारों का हनन नहीं होने दे रहे हैं, उनके अधिकारों का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी फ्रीडम्स, उनकी आज़ादी का हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और उनके साथ में वो जो चाह रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं। तो इसी कह रहा है कैटेगरिकल इंपेरेटिव 3 कि जहाँ पर लोगों का ऑटोनॉमी और किंगडम ऑफ एंड, मतलब कि उनकी ऑटोनॉमी बरकरार रहे, लोगों का ऑटोनॉमी बरकरार रहे। ठीक है, जैसे कि नो चीटिंग इन एग्जाम, अगर हम चीटिंग नहीं करेंगे एग्जाम में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, खुद को भी नहीं होगा, प्रिंसिपल को भी नहीं होगा, एग्जामिनेशन सेंटर एग्जामिनेशन कंट्रोलर को भी नहीं होगा, सोसाइटी को भी नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। तो यूनिवर्सल के लिए एप्लीकेबल है, दूसरे के भी राइट्स को हम आदर किए हुए हैं, रिस्पेक्ट किए हुए हैं, दूसरे का भी राइट्स नहीं हनन हो रहा है। तो ऐसे चीज़ें चलती रहे कि मतलब कैटेगरिकल इंपेरेटिव 3 ये कहता है कि भाई क्रिएटिंग अ रूल कम्युनिटी एंड विल इट रिस्पेक्ट राइट एंड फ्रीडम ऑफ अदर। एक रूल बनाओ, एक कम्युनिटी बनाओ जहाँ पर हम दूसरों लोगों के राइट्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी फ्रीडम को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी ऑटोनॉमी को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ें कहते हैं। तो ये कुछ वैल्यूज़ थे जहाँ हम लोगों ने सीखा, ये इंडिया के कुछ वैल्यूज़ जहाँ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से सीखे, रामायण से सीखे, महाभारत से सीखे, कुछ लीडर से हुए, बुद्धिज़्म से सीखा, जैनिज़्म से सीखा, सिखिज़्म से सीखा, कुछ फिलोसोफर हुए, उन्होंने कुछ बातें कहीं, उनसे सीखा। तो ये था हमारा लेक्चर 3। फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले